फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। मैं आपका टीचर, आपका फ्रेंड मयूर आपके साथ हूँ। रेडियो एक्टिविटी के बाद का वीडियो जो मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ वो है अल्फ़ा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझा दिया था। तो अगर आपको ये वीडियो वॉच करना है, ये वीडियो पूरी तरह से समझना है, तो मैं आपसे यही एडवाइस दूंगा, आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले रेडियो एक्टिविटी वाला वीडियो पूरा देखिए, बिकॉज अल्फ़ा, बीटा और गामा का इंट्रोडक्शन उसी में दिया गया है। आज हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में इनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट आर अल्फ़ा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। एज आई टोल्ड यू, इन द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है, इसमें जब भी एक अनस्टेबल न्यूक्लियस में से रेडिएशंस एमिट होते हैं, तो उन रेडिएशंस का जब नेचर पढ़ा गया, जब उनके नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई, तो ऐसा पता चला कि 3 तरह के वहाँ पर पार्टिकल्स हैं जिनको अल्फ़ा, बीटा और गामा नेम दिया गया। तो उसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट कह लीजिए या एक रिजल्ट कह लीजिए, इनसे इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी काफ़ी हद तक प्रेजेंट हो जाता है। सपोज ये एक लेड बॉक्स है। लेड बॉक्स के अंदर यहाँ पर कोई एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा हुआ है। दिस इज अ रेडियो एक्टिव मटेरियल। लेड बॉक्स इसलिए यूज करते हैं बिकॉज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लेड इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। तो जो भी ये रेडिएशंस यहाँ से निकलेंगे, इस रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो भी रेडिएशंस निकलेंगे, वो लेड बॉक्स से किसी भी तरह इफेक्ट नहीं करेंगे। लेड बॉक्स के कॉम्पोजिशन में, लेड के कॉम्पोजिशन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं ला पाएंगे। इसीलिए लेड बॉक्स के अंदर हमने इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को रखा है ना। यहाँ पर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड प्लेस कर दी है। ये जो मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, दीज आर द बेसिकली द सिंबल्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड। बॉक्स के बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड अरेंज की गई है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की गई है। जैसे ही ये जो भी पार्टिकल्स हैं, इसमें से जो भी पार्टिकल्स निकलेंगे, कुछ पार्टिकल्स टुवर्ड्स लेफ्ट, कुछ पार्टिकल्स जैसा कि आप देख रहे हो, ये लेफ्ट साइड, डायग्राम में लेफ्ट साइड बेंड हो रहे हैं। सम पार्टिकल्स आर मूविंग राइट साइड, कुछ पार्टिकल्स राइट साइड बेंड हो जाएंगे, and some of the particles move straight without any bending, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो सीधे चले जाएंगे। तो जो लेफ्ट साइड बेंड हो रहे हैं, इनको कहा गया अल्फा पार्टिकल्स, और ये जब एक बीम बनाते हैं तो उसको हम अल्फा रेडिएशंस कह देंगे। जो राइट साइड बेंड हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड बीटा पार्टिकल्स, और ये जो स्ट्रेट जा रहे हैं, दोज आर कॉल्ड गामा पार्टिकल्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में इनके पाथ होते हैं। लेफ्ट साइड अल्फा पार्टिकल जाएगा, राइट साइड बीटा पार्टिकल, एंड विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट निकल जाएगा गामा। अब यही एक्सपेरिमेंट जिस तरह हमने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए कराया है, यही सेम एक्सपेरिमेंट हम चाहें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड से भी करा सकते हैं। तो उससे हमें उनके नेचर में कुछ इंटरेस्टिंग बातें और पता चल सकती हैं। अगर यही लेड बॉक्स लिया जाए जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा है, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल हो गया। दिस बॉक्स इज मेड अप ऑफ लेड, सो दिस इज द लेड बॉक्स। और यहाँ पर ये एक लगा दी गई है सपोज निगेटिव प्लेट, और ये लगा दी गई है पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, जैसे ही पार्टिकल्स यहाँ से निकलेंगे, जैसे ही रेडिएशंस यहाँ से निकलेंगे, अब उनमें से जो पॉजिटिव नेचर को कैरी करेंगे वो इधर बेंड हो जाएंगे, जो निगेटिव नेचर को कैरी करेंगे वो इधर बेंड हो जाएंगे, और जिनके पास कोई चार्ज नहीं होगा वो स्ट्रेट निकल जाएंगे। तो होता भी यही है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सारे निगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाते हैं, जो कि ये प्रूफ करता है कि अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। और जो दूसरे पार्टिकल्स होते हैं बीटा पार्टिकल्स, दे आर बेंडिंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव प्लेट, जो कि ये रिप्रेजेंट कर देगा कि बीटा पार्टिकल्स हैव निगेटिव चार्ज। और जो गामा पार्टिकल्स होंगे वो दोनों में से किसी भी प्लेट की तरफ ना मुड़कर सीधे निकल जाएंगे। सो दिस इज द चेंजिंग ऑफ देयर पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड में लेफ्ट में अल्फा जाते हैं, राइट में बीटा जाते हैं। एक और मैं छोटा सा आपको डिफरेंशिएशन बता देना चाहता हूं, आपने लास्ट वाले डायग्राम में भी देखा था और इसमें भी देख रहे हो, ये जो अल्फा का डेविएशन है ये कम है, मतलब ये कुछ ऊपर जाके मुड़ रहे हैं, और बीटा बहुत पहले ही मुड़ जाते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं बीटा इज मोर डेविएटेड देन अल्फा। इसके पीछे लॉजिक क्या है? दोनों डायग्राम्स में जैसा कि आप देख रहे हो, बीटा का जो डेविएशन है वो अल्फा पार्टिकल के डेविएशन से ज्यादा है। द रीजन इज दैट मास ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज वेरी लेस एज देन कंपेयर टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये जो डेविएशन कम या ज्यादा होने का रीजन है, उसके पीछे मास रहता है। जो बीटा पार्टिकल्स का मास है वो अल्फा पार्टिकल्स के मास के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, जिस वजह से बीटा पार्टिकल्स में डेविएशन ज़्यादा आता है। डेविएशन दोनों में आएगा, अल्फा में भी और बीटा में भी, बट बीटा में ज़्यादा आएगा बिकॉज ऑफ लेस मास। तो ये हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो गए जिनकी हेल्प से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी रेडिएशंस रेडियो एक्टिव मटेरियल्स एमिट करते हैं उनमें 3 नेचर होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। ओके, अल्फा की अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड में तो लेफ्ट साइड बेंड होगा, बीटा राइट साइड बेंड होगा और गामा स्ट्रेट। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो अल्फा निगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, बीटा पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा और गामा सीधे। अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन सारे हमारे अल्फा, बीटा और गामा की प्रॉपर्टीज़ को। सबसे पहले अगर हम अल्फा पार्टिकल्स को डिस्कस करें, सो बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स की पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है, दे कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। इनके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्लस इनके पास चार्ज भी होता है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम इनको सिंबल के फॉर्म में लिखें तो अल्फा और यहाँ पे रहेगा 2 और मास नंबर हो जाएगा 4। ये हो गया एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड दिस विल बी द मास नंबर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होने की वजह से इसका मास नंबर 4 हो गया। मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री में इस तरह का स्ट्रक्चर हीलियम का भी होता है। आप जानते हो हीलियम में भी एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है। तो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल एंड अ हीलियम एटम। तो आप क्या आंसर दोगे? अल्फा पार्टिकल जो है उसके पास 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी होता है, जबकि हीलियम एटम में कोई भी चार्ज नहीं होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हीलियम एटम एंड अल्फा पार्टिकल। तो कई बार क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकते हैं, व्हाट विल हैपन इफ अल्फा पार्टिकल गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। अल्फा पार्टिकल को अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या होगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो यहाँ से जो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो हम कह सकते हैं सिंगल आयनाइज्ड हीलियम एटम। इफ अल्फा पार्टिकल गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम सिंगल आयनाइज्ड हीलियम एटम। और अगर उसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं देन अल्फा पार्टिकल विल बिकम अ हीलियम एटम, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज दोनों नेगेटिव चार्जेस को कैंसिल कर देंगे। तो अदर लैंग्वेज में अल्फा पार्टिकल को हम डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम भी कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम। 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये डबल आयनाइज्ड सिंगल आयनाइज्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे तो सिर्फ हीलियम एटम बचेगा। सो ये है कंपैरिजन बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स एंड हीलियम एटम। और ये हमारी पहली प्रॉपर्टी भी हो गई अल्फा पार्टिकल्स की, कि उनका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है और उन पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल्स की जो दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज आयनाइजेशन प्रॉपर्टी। अगर हम आयनाइजेशन की बात करें सो अल्फा पार्टिकल्स का जो आयनाइजेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अल्फा का आयनाइजेशन सबसे ज़्यादा होगा बीटा और गामा के कंपैरिजन में। ये आयनाइजेशन के फॉर्म में इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अल्फा की आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है? बिकॉज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2 यूनिट, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पर 2 यूनिट का चार्ज होता है। अभी जब मैं आपको बीटा पार्टिकल्स के बारे में बताऊंगा वहाँ पर चार्ज 1 यूनिट होता है, और जब मैं गामा की बात करूंगा वहाँ कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इसलिए अल्फा पार्टिकल्स हैव मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी। अगर इसे कंपेयर करें सो बीटा के कंपैरिजन में 100 टाइम्स
ये बीटा के कंपैरिजन में हो जाएगा और 10,000 टाइम्स हो जाएगा कंपैरिजन टू गामा पार्टिकल्स। इनकी जो आयनाइजेशन पावर होती है वो बीटा पार्टिकल्स के कंपैरिजन से 100 टाइम्स ज़्यादा होगी और गामा के कंपैरिजन में 10,000 टाइम्स ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड्स में कई बार, विच पार्टिकल हैज़ मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी, तो आप लिखोगे आंसर अल्फा पार्टिकल। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू पेनिट्रेटिंग पावर। मैं आपको वही प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ जो मेनली जिनसे क्वेश्चन बनते हैं और जो मेन है। बाकी प्रॉपर्टीज़ तो आपकी बुक्स में 12 से 13 प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। देर आर 12 to 13 प्रॉपर्टीज़ फॉर ईच अल्फा बीटा एंड गामा, बट यू हैव टू लर्न ऑल दोज। जो सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ है वो तो आपको ऐसे ही लर्न हो जाएंगी, जैसे कि फोटोग्राफिक प्लेट पर इफेक्ट होना, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करना, ये सभी में कॉमन रहती हैं। लेकिन जो मेन जिनसे क्वेश्चन बनते हैं कन्फ्यूजन वाले, वो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ, आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पेनिट्रेटिंग की अगर बात की जाए तो हमारे पास ये ऑर्डर आता है कुछ। अल्फा की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होती है, बीटा और गामा के कंपैरिजन में अल्फा की पेनिट्रेशन पावर सबसे कम। बिकॉज रीज़न क्या है, इनका आयनाइजेशन पावर, क्योंकि ये जल्दी आयंस बना लेते हैं। तो जब ये किसी भी वे में आगे बढ़ेंगे तो ये धीरे धीरे अपनी एनर्जी को बहुत जल्दी डिसिपेट करते जाएंगे। दे डिसिपेट देयर एनर्जी वेरी फास्ट। वो अपनी एनर्जी पाथ में बहुत जल्दी वेस्ट करते जाते हैं, जिस वजह से वो ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा डेप्थ को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो पेनिट्रेशन पावर सबसे कम हो जाएगी अल्फा पार्टिकल्स की। उसके पीछे रीज़न क्या है, बिकॉज दे डिसिपेट देयर एनर्जी वेरी फास्ट व्हेन दे ट्रैवल। सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा पार्टिकल। मेनली हमें यही सब पढ़नी है। और उसके बाद फिर दूसरी अगली प्रॉपर्टी हम फोटोग्राफिक प्लेट की बात कर सकते हैं। यस, अल्फा पार्टिकल्स अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। उसके बाद हम फ्लोरोसेंस की बात कर सकते हैं। अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस ऑन फ्लोरोसेंट मटेरियल्स। बायोलॉजिकल डैमेज की बात कर लेते हैं। द बायोलॉजिकल डैमेज कॉज्ड बाय अल्फा पार्टिकल्स इज वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू बीटा एंड गामा। रीज़न क्या है बायोलॉजिकल डैमेज के पीछे? पेनिट्रेशन पावर का। बायोलॉजिकल डैमेज का मतलब यही है कि जिस रेडिएशन की पेनिट्रेशन पावर जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा बायोलॉजिकल डैमेज कराएगा। तो अल्फा रेडिएशंस की पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है। दैट इज़ व्हाई वी कैन से दैट द बायोलॉजिकल डैमेज कॉज्ड बाय अल्फा पार्टिकल इज लेस एज कंपेयर टू बीटा एंड गामा। सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज। और एक जो मैंने मास वाली बात बताई, देयर मास इज लार्ज एज कंपेयर टू बीटा। ठीक है, बीटा और गामा दोनों का कंपैरिजन में अल्फा पार्टिकल्स का मास ज़्यादा होता है। नेचर मैंने आपको बता दिया उनके चार्ज का, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसीलिए ये नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड होते हैं। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज फॉर अल्फा पार्टिकल्स। अब यही प्रॉपर्टीज अगर हम बीटा पार्टिकल्स में डिस्कस करते हैं, बीटा पार्टिकल्स में अगर हम यही डिस्कस करेंगे तो जिस तरह मैंने आपको बताया अल्फा पार्टिकल्स का कंपैरिजन हीलियम एटम से, उसी तरह जो बीटा पार्टिकल्स हैं इनका कंपैरिजन होता है, इट कंपेयर्स टू फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इनका कंपैरिजन हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से करा सकते हैं। क्यों? बिकॉज इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनके पास भी, बीटा के पास भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज होता है सॉरी, और इलेक्ट्रॉन के पास भी एक निगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों का हम इस तरह से -1 E0, ये बीटा का अपना एक सिंबल बन जाता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन का भी रहता है। तो इसमें और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस क्या हुआ? जिस तरह मैंने बताया हीलियम एटम को भी हम उस तरह से समझ सकते हैं कि वो एक डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। मतलब सिमिलैरिटी सिर्फ इतनी सी थी कि 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हीलियम में भी होते हैं, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स अल्फा पार्टिकल्स में भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिमिलैरिटी तो ये है कि दिखने में ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इनको कहा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन्स और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स वो बीटा पार्टिकल बन जाते हैं। फिर भी डिफरेंस क्या है इनके ओरिजिन में? ध्यान दीजिएगा, बीटा पार्टिकल जो होंगे बेटा, ये हमारे न्यूक्लियस से प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑर्बिटल, ये उनकी जो हमारी ऑर्बिट्स में प्रेजेंट है, ये वहां से मूव करते हैं।
जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉर्मली ये ऑर्बिट्स में, मतलब न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट रहते हैं, उनकी बात हो रही है। और ये जो बीटा पार्टिकल हैं, बीटा पार्टिकल फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूक्लियस, और क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तब एक इलेक्ट्रॉन बनता है, और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड नहीं कर सकता, रह नहीं सकता, इसलिए न्यूक्लियस उसे बाहर एमिट कर देता है, जिसको हम बीटा पार्टिकल कहते हैं। याद रखिएगा, जब न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तब वहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर रह नहीं पाता, इट कैन नॉट रिसाइड इन द न्यूक्लियस, सो इट इज एमिटेड बाय द न्यूक्लियस एंड इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल कैन बी कंपेयर्ड एज इलेक्ट्रॉन्स, बट द डिफरेंस बिटवीन बीटा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज देयर ओरिजिन। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट से आते हैं, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स में से निकलते हैं, जबकि बीटा पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से आते हैं। तो ये इनका कंपैरिजन हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी, जिस तरह हमने अल्फा पार्टिकल्स में बात की, अगर हम आयनाइजेशन की बात करें, सपोज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आयनाइजेशन। सो आयनाइजेशन पावर का जो मैंने रिलेशन आपको बताया था वो फॉलो इसी तरह रहेगा, मतलब जो बीटा पार्टिकल्स की आयनाइजेशन पावर होती है वो अल्फा से कम होगी और गामा से ज़्यादा होगी। रीज़न मैंने बताया आपको, अल्फा पार्टिकल के पास 2 यूनिट चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल के पास 1 यूनिट चार्ज होता है, और गामा के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए इनकी आयनाइजेशन पावर जो है वो अल्फा और गामा के मिडिल में होती है। अब अगर हम बात कर लेते हैं पेनिट्रेशन पावर की, यहीं पर इसी में हम लोग पेनिट्रेशन पावर डिस्कस कर लेते हैं, तो उसका भी रिलेशन मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें ऑपोजिट हो जाता है। तो बीटा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेशन है वो अल्फा से ज़्यादा होगी और गामा से कम होगी। तो इसलिए जो हमारा लास्ट पॉइंट था अल्फा पार्टिकल के केस में बायोलॉजिकल डैमेज वाला, सो अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा बायोलॉजिकल डैमेज करेंगे बीटा पार्टिकल्स, और गामा से थोड़ा कम बायोलॉजिकल डैमेज करेंगे। सो द बायोलॉजिकल डैमेज कॉज्ड बाय बीटा पार्टिकल्स विल बी मोर देन अल्फा बट लेस देन गामा। फ्लोरोसेंस की बात करें, सो दे कैन प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस ऑन फ्लोरोसेंट मटेरियल्स, ओके। और अगर हम बात करें ये डिसिपेट एनर्जी, तो ये अपनी एनर्जी कम डिसिपेट करेंगे कंपैरिजन टू द अल्फा पार्टिकल्स। और सबसे बड़ी बात है, जब इन बीटा पार्टिकल्स को, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स पर स्ट्राइक कराया जाता है। जब बीटा पार्टिकल्स को हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले किसी भी मेटल पर, जैसे मॉलिब्डेनम, इस पर हम लोग स्ट्राइक कराते हैं, देन दे प्रोड्यूस एक्स रेज, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा मेडिकल फील्ड में इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। जब बीटा पार्टिकल्स को किसी हाई मेल्टिंग पॉइंट के मेटल पर, जैसे कि मॉलिब्डेनम के ऊपर, एक तेज़ वेलोसिटी से, हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक कराते हैं तो वो एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं। ये इनका एक बहुत अच्छी और इनकी यूनिक प्रॉपर्टी है। सो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल। अब अगर हम गामा पार्टिकल्स की बात करें, सो गामा पार्टिकल्स में जैसा कि हम जानते हैं दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, दे आर जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं नेचर में, क्योंकि इनके ऊपर ना तो इलेक्ट्रिसिटी का ना ही मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट पड़ता है। सो दे कैन बी कंपेयर्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें कि अगर ये पूरी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं तो इनमें डिफरेंस का है, तो मैं कहूँगा इनका डिफरेंस है वेवलेंथ में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो डिफरेंस उनकी वेवलेंथ में रहता है। गामा रेडिएशंस की वेवलेंथ अलग होगी, एक्स रेस की वेवलेंथ अलग होगी, और जो दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ अलग होगी। तो हम गामा रेस को कैटेगरी में तो रख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, लेकिन अगर डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप वेवलेंथ बोल दोगे। द नेक्स्ट थिंग, गामा पार्टिकल्स जो होते हैं, गामा रेडिएशंस जो होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, जिस वजह से इनकी आयनाइजेशन पावर सबसे कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, और जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। ये 100 सेंटीमीटर तक की शीट को ईजिली पेनिट्रेट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई द बायोलॉजिकल डैमेज कॉज्ड बाय गामा पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। इसीलिए ये जो बायोलॉजिकल डैमेज कॉज करेंगे सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हम अच्छाई के लिए भी करते हैं। जो कैंसर सेल्स होती हैं, जब इंसान की बॉडी में कैंसर सेल्स डेवलप हो जाती हैं तो गामा रेडिएशन ही हमारी हेल्प करते हैं उन कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में। हालांकि एक तरफ से हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन उसका यूज़ हम अपने प्रॉफिट के लिए भी कर रहे हैं, ओके। एंड
basically gamma particles are coming from the nucleus, so they can be, because when कोई भी न्यूक्लियर चेंज होता है तभी गामा पार्टिकल्स आते हैं, ऐसे डायरेक्टली तो आ नहीं जाएंगे। तो इनका भी ओरिजिन हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस से होता है। ये भी फ्लोरोसेंट मटेरियल पर फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं, ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं। सो ऑल द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज विल बी सेम। यू हैव टू ओनली क्लासीफाई पेनिट्रेशन पावर, आयनाइजिंग पावर एंड नेचर। इन तीनों में आपको डिफरेंशिएशन याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। सो ये था हमारा बेस अल्फा बीटा एंड गामा का। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, तब मैं बात करूंगा व्हाट विल बी द पॉसिबल चेंजेस व्हेन अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स एमिट फ्रॉम अ न्यूक्लियस। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए। कोई प्रॉब्लम आए देन यू कैन आस्क। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।